गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय नावा। आज हम BA द्वितीय वर्ष के भूगोल विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल के बारे में अध्ययन कर देंगे। आज का टॉपिक आर्थिक भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र है। आर्थिक भूगोल की परिभाषा। आर्थिक भूगोल का अध्ययन वह क्षेत्र है जो पृथ्वी तल पर मिलने वाली आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता का अध्ययन करता है। यह भिन्नता विभिन्न भौगोलिक कारकों के प्रभाव से स्थानीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार ये पृथ्वी तल की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन आर्थिक क्रियाओं के निर्धारण के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ पृथ्वी तल से अभिप्राय उस परिवेश से लिया गया है जहाँ मानव जीवन अस्तित्व में रहता है। इसमें वायुमंडल का निचला भाग, स्थलमंडल का बाहरी भाग जहां लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, तथा जलमंडल का मानव द्वारा दोहन की सीमा तक पहुंचने वाला भाग भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें हम जीवमंडल के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। पृथ्वी का यह परिमंडल मानव द्वारा आर्थिक क्रियाओं के संपादन की सुविधा प्रदान करता है तथा इसकी प्रकृति बदलते ही आर्थिक क्रिया का स्वरूप ही बदल जाता है। जैसे मानव धरातल पर खनन कार्य करता है, कृषि कार्य करता है, लेकिन महासागरों एवं सागरों में मूलतः वह मत्स्य पालन का काम करता है। इस संबंध में आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि इस विषय में पृथ्वी तल की उन स्थानिक विषमताओं का अध्ययन किया जाता है जो उत्पादन, विनिमय एवं उपयोग सेवाओं से संबंधित है। इनकी व्याख्या भूगोलवेत्ताओं, मानचित्रों, आरेखों और प्रतिरूपों की सहायता से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्थिक भूगोल की जो परिभाषा है वो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग दी है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक भूगोल की परिभाषा के बारे में। सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता गोटज ने सन 1882 में अपनी पुस्तक आर्थिक भूगोल की परिभाषा दी। हम गोटज के अनुसार आर्थिक भूगोल की परिभाषा निम्न प्रकार है। आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं, उत्पादन एवं प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ये परिभाषा दी थी गोटज महोदय ने। उसके बाद में हम परिभाषा देखते हैं R.N. ब्राउन महोदय के अनुसार। R.N. ब्राउन महोदय ने भी चिचिसोल्म के समान ही इसकी परिभाषा दी थी। R.N. ब्राउन के अनुसार आर्थिक भूगोल का वह पहलू है जिसके अंतर्गत वातावरण के द्वारा मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा है ब्राउन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं परिभाषा चिसोल्म के अकॉर्डिंग। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम उन भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन एवं विनिमय को प्रभावित करती है। इसके अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य किसी क्षेत्र की आगामी आर्थिक क्रिया तथा व्यापारिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जैसे 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 समय बदलता गया, अनेक भूगोलवेत्ताओं ने आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते गए, लेकिन उनकी जो परिभाषाएं थी वो समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बदलती गई। अब हम परिभाषा देखते हैं R.E. मर्फी के अनुसार। R.E. मर्फी महोदय ने आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा कि आर्थिक भूगोल मनुष्य की जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता व विषमता का अध्ययन करता है। इस प्रकार मर्फी के द्वारा प्रतिपादित परिभाषा के प्रभाव से आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं के प्रादेशिक भिन्नता के दृष्टिकोण का समावेश हुआ। वहीं मर्फी के विचारों से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने आर्थिक भूगोल की परिभाषा है वो निम्न प्रकार दी है। अलेक्जेंडर के अनुसार आर्थिक भूगोल की परिभाषा है वो निम्न है।
अलेक्जेंडर ने आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा कि आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव के आर्थिक क्रियाओं की प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करता है। मानव के यह कार्य धन के उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग से संबंधित होते हैं। अलेक्जेंडर के अनुसार आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं की स्थानीय, राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर अवस्थिति का विवेचन किया। अलेक्जेंडर महोदय ने आर्थिक क्रियाओं को उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग आदि तीनों वर्गों में परिभाषित किया है। तो इनकी अगर हम अलेक्जेंडर की जो परिभाषा में देखते हैं तो उन्होंने 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। एक तो उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग, इन तीनों वर्गों को सम्मिलित करके उन्हें बड़े ही सही तरीके से इसको परिभाषित किया है। उसके बाद में हम देखते हैं DM स्मिथ के अनुसार। DM स्मिथ के अनुसार आर्थिक भूगोल की परिभाषा। DM स्मिथ आर्थिक भूगोल आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक अभिव्यक्ति का अध्ययन करता है जो वैकल्पिक स्थानों में वैकल्पिक उद्देश्यों हेतु संसाधनों का आवंटन करता है। इस प्रकार स्मिथ की परिभाषा ये रही है। तो ये थोड़ी सी परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से थोड़ी महत्वपूर्ण है, तो विद्यार्थी इस परिभाषा पे थोड़ा विशेष ध्यान दें। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। आर्थिक भूगोल आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक अभिव्यक्ति का अध्ययन है जो वैकल्पिक स्थानों में वैकल्पिक उद्देश्यों हेतु संसाधनों का आवंटन करता है। अब हम परिभाषा देखते हैं बुकानन के अनुसार। आर्थिक भूगोल, एक मिनट, हम बुकानन के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा देखते हैं। आर्थिक भूगोल में मानव के आर्थिक प्रयत्नों का उसके निवास स्थान के संबंध में अध्ययन करते हैं। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। बुकानन के अनुसार आर्थिक भूगोल की परिभाषा। आर्थिक भूगोल में मानव के आर्थिक प्रयत्नों का उसके निवास स्थान के संबंध में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार ए दास गुप्ता के अनुसार मानव भूगोल, इसमें आर्थिक भूगोल की परिभाषा है मानव की आर्थिक क्रियाओं पर प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है। इस प्रकार उपयुक्त सभी विशेष परिभाषाओं से आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो जाता है। इसलिए इसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए इसकी कई शाखाएं विकसित हो गई है जो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अधिक गहन और विस्तृत अध्ययन करते हैं। ये हमारी जो प्रमुख परिभाषाएं थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसमें से कोई 2 या 3 परिभाषाएं आप है याद कर सकते हैं, जैसे स्मिथ के अकॉर्डिंग है, मर्फी के अकॉर्डिंग है। ये थोड़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र प्रत्येक भौतिक, जैविक और सामाजिक आर्थिक विज्ञान का अपना दर्शन, पद्धति शास्त्र एवं कार्य क्षेत्र होता है। उदाहरण के तौर पर भूगर्भ शास्त्र का संबंध भूपृष्ठ एवं भूगर्भ की संरचना से है। जनसांख्यिकी का संबंध मानव जनसंख्या की विशेषताओं से एवं जीव विज्ञान तथा वनस्पति शास्त्र का संबंध क्रम से प्राणी एवं वनस्पति जगत से है। इसी प्रकार भूगोल में प्राकृतिक तथा मानव निर्मित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल को भी विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर सीमांकित किया जा सकता है। इस आधार पर आर्थिक भूगोल का कार्य क्षेत्र बहुत ही बड़ा एवं विस्तृत है। ये भूतल पर मानवीय क्रियाओं द्वारा वस्तुओं के उत्पन्न, विनिमय एवं उपभोग का अध्ययन करता है। इसके विषय क्षेत्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों के वितरण एवं उनके प्रतिरूपों की क्षेत्रीय विशेषताओं पर प्रकाश डालने वाले कारकों एवं प्रतिक्रियाओं को शामिल किया जा सकता है। आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्र को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम बड़ी ही आसानी और सहज तरीके से समझ सकते हैं। तो हम भूगोल के विशेष क्षेत्र में सबसे पहला बिंदु लेते हैं आर्थिक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन। क्या लेंगे पहला बिंदु? आर्थिक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
यदि आर्थिक भूगोल में केवल उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो भूपृष्ठ पर ठोस रूप में दृष्टिगोचर होती है, अर्थात जो आर्थिक क्रियाएं भूतल पर अपनी कोई न कोई छाप छोड़ती है, उदाहरण के लिए कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन इत्यादि, ऐसी ही आर्थिक क्रियाएं हैं जो भूतल पर मूर्त रूप में प्रकट होती है। कुछ आर्थिक क्रियाएं ऐसी भी है जो मूर्त रूप ग्रहण नहीं कर पाती एवं उन क्रियाओं का भूतल पर कोई विशेष प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ऐसी आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक भूगोल में प्रत्यक्षतः सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे राजस्व एवं भूकर। तो ये हमारा आर्थिक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन जो बिंदु है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण। प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, जल, जीवीय संसाधन, शक्ति, ऊर्जा, खनिज, पशु संसाधन के मूल्यांकन एवं मात्राकरण पर विशेष बल दिया जाता है ताकि संसाधनों का पोषणीय एवं संदृढ़ उपयोग हो सके। ये हमारा दूसरा जो बिंदु था प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम लेते हैं तीसरा बिंदु। इसका तीसरा बिंदु है अर्थतंत्र का वातावरण से संबंध का अध्ययन। तीसरा बिंदु क्या है हमारा विद्यार्थियों? अर्थतंत्र का वातावरण से संबंध का अध्ययन। अर्थतंत्र तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण का प्रभाव अर्थतंत्र पर पड़ता है, वहीं अर्थतंत्र भी प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। यह एक जटिल प्रतिक्रिया होती है जिसमें पर्यावरण के अनेक कारक एक साथ या कभी कभी पृथक रूप से मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं। जैसे किसी स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कई पर्यावरणीय कारकों पर प्रभाव डालती है, जिनमें जलवायु है, जैसे जलवायु है वो प्रदूषित हो जाती है, ऊर्जा है वो खर्च होती है, जल की उपलब्धता आदि मुख्य कारण है। जो दूसरी ओर कार्यात्मक गहनता का दबाव पर्यावरण पर पड़ता है। अतएव दोनों पक्षों के मध्य एक ऐसे समन्वयक एवं अनुकूल अभिष्य अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास है वो आर्थिक भूगोल में किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा बिंदु था अर्थतंत्र का वातावरण से संबंध का अध्ययन। उसके बाद में हमारा चौथा बिंदु है स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन। चौथा बिंदु क्या है हमारा? स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन। आर्थिक भूगोल में पृथ्वी तल पर पाए जाने वाली आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में प्रत्येक क्षेत्र की स्थानिक विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों की पृथक विशेषताएं होती है, इन विशेषताओं का वृहद क्षेत्रों एवं संपूर्ण विश्व के संदर्भ में भी अध्ययन किया जाता है। ये भी हमारे आर्थिक भूगोल के जो विशेष क्षेत्र है उसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा पांचवा बिंदु है वो है मानवीय संसाधनों का मात्राकरण एवं संभाव्यता। क्या है हमारा जो पांचवा बिंदु है वो है मानवीय संसाधनों का मात्राकरण एवं संभाव्यताएं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राकृतिक संसाधनों के मात्राकरण एवं वितरण प्रतिरूप का है, उतना ही महत्व है वो मानवीय संसाधनों के मात्राकरण एवं संभाव्यताओं के अध्ययन का है। इसमें मानवीय संसाधनों का मात्रात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से विश्व वितरण प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनुष्यों की संख्या की है, कौन से देश या कौन से क्षेत्र में कितनी इसकी संख्या है, कितनी उनमें दक्षताएँ पाई जाती है, उनकी मानवीय छांट क्या है जो वातावरण द्वारा निश्चित सीमाओं में विकल्पों का चयन करती है का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब जो हमारा छठा बिंदु है वो है आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक क्रियाकलाप एवं प्राविधिकी की अंतःक्रिया तथा तजनित अर्थतंत्र के स्वरूप में प्रादेशिक एवं कालक्रमिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इसके साथ ही हमारा जो सातवां बिंदु है इसके विशेष क्षेत्र का वो है आर्थिक भूगोल के अध्ययन में सांस्कृतिक, आर्थिक भूदृश्य, आर्थिक उन्नति स्तर, स्थानिक संगठन एवं प्रादेशिक नियोजन आदि का सम्मिलित किया जा सकता है। ये विद्यार्थियों इसी के साथ में जो हमारा टॉपिक था आर्थिक भूगोल की परिभाषा एवं उसके विशेष क्षेत्र है वो कंप्लीट होते हैं। साथ में ही हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल की संकल्पनाएं। धन्यवाद।